आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 1 एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म पे इसको बोलेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे हम इसको बोलेंगे TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो if ray of light travel from denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle where I is angle of incidence and what is IC? IC is critical angle। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब ये कैसे होता है अपन यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सपोज दिस इज द रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और यहाँ पर रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो व्हाट इज म्यू हियर? म्यू इज refractive index of denser medium with respect to rarer medium, refractive index of denser with respect to rarer and suppose this medium is 1 and this medium is 2, so what is mu here? This is mu 2 upon mu 1, refractive index of denser medium। ये फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये सेकंड मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। ठीक है, रेयर मीडियम को मैंने फर्स्ट माना है। एंड व्हाट इज म्यू? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। क्या होता है देखो, अगर मान लो रे ऑफ लाइट आपका डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, यहाँ पे मैंने लिया देखो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस रे ऑफ लाइट पूरी चली जाएगी, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होकर भी आएगा, सम पार्ट। यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे कुछ लाइट स्पीड ट्रांसमिट होगी एंड इट मूव अवे फ्रॉम द मीडियम, ये मीडियम से दूर जाएगी। दिस एंगल इज I1, दिस एंगल इज I2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट भी होगा विद सर्टेन एंगल I2, सॉरी I2 क्योंकि ये वाले मीडियम को आपने सेकंड माना है। तो ये सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, ये बाउंड्री है और ये जो पार्ट है दिस इज ट्रांसमिटेड, ये पार्ट आपका ट्रांसमिट होगा। तो सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन खास बात क्या है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी और आप एंगल बढ़ाओगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे, ये नॉर्मल से और दूर हटते जाएगी और हटते जाएगी। फिर एक कंडीशन आएगी कि पर्टिकुलर एंगल के लिए फिर एक कंडीशन यहाँ पे बनेगी, एक पर्टिकुलर एंगल पर, जैसे ये मान लो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको आपने क्रिटिकल एंगल बोला, तो इस पर्टिकुलर एंगल पे रे ऑफ लाइट में जो रिफ्रैक्टेड लाइट है,
मतलब I1 जिसको आप R बोल रहे हो, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी होगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू I। ये रिफ्रेक्टेड पार्ट becomes perpendicular to normal or becomes tangential to the surface। लेकिन ये कब कंडीशन आएगी? क्रिटिकल एंगल पे कंडीशन आएगी। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओ, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तब रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट। ये यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये यहाँ पे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। और ये कौन सी है? दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज्यादा होता है, अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये जो लाइट है दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड। तो रे ऑफ लाइट क्या होगी? टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर से अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का होगा तो रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब कौन से मीडियम में बाहर नहीं निकल के आएगी? रेयरर मीडियम में बाहर निकल कर नहीं आएगी। ये कंडीशन है, ध्यान रखना, दिस इज द कंडीशन। और अब हम क्रिटिकल एंगल को यहां पर से कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए कैसे निकालते, कैसे कैलकुलेट करते, क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर ऑफ मीडियम, तो उसका कैलकुलेशन आपका यहाँ पर से होगा जब रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल या फिर टेंजेंशियल टू नॉर्मल। ये समझ गए या डाउट है? कोई समझ गए या डाउट है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन समझ गए या डाउट है? देखो डायग्राम पे देखो, रुका हुआ हूं मैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन समझ गए। रे ऑफ लाइट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होती है? जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है। समझ गए? हाँ सर समझ गया। जब रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी तो उल्टा होता ना, इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल होता। क्लियर हो गया? ये डायग्राम क्लियर हो गया? सर आगे बढ़ो, पेज नंबर 2। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आप क्रिटिकल एंगल निकालते हैं हम, भाई क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? नाउ दिस इज पेज नंबर 2 और अब हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं इस पे, ठीक है? क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल एंगल, हाँ देखो पेज नंबर 2 एंड कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट इस तरह से आई, ये डेंसर मीडियम है और ये है रेयरर मीडियम। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ का μ2। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, μ2 अपॉन μ1। रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से जा रही है, ये बन गया आपका नॉर्मल, ठीक है? और ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल हियर, ठीक है? और ये इस मीडियम से जा रही तो आपने इसको I2 लिखा है। तो जब रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगी, स्ट्राइक करेगी, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है दिस एंगल इज I1 इज, क्योंकि ये मीडियम 1 है आपका, दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकंड मीडियम। तो
तो रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड जो लाइट है इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। अच्छा, इसमें एक पार्ट और रहेगा रिफ्लेक्टेड का, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी होता है, बट ये एंगल I2 के बराबर ही रहेगा, जितना ये इतना ये रहेगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अब आप क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करोगे? सो देयरफॉर व्हाट इज IC? क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन करोगे? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल फॉर विच ray of light travel from denser to rarer such that refracted light becomes perpendicular to normal के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है, ठीक है, समझ गए? अब हम इसको कैलकुलेट करने हैं नाउ बाय स्नेल्स लॉ। अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो यहाँ पर और क्रिटिकल एंगल, तो आपके पास इक्वेशन क्या है स्नेल्स लॉ की? μ1 sin I1 इज इक्वल्स टू μ2 sin I2। यही मैंने सिखाया आपको स्नेल्स लॉ के लिए। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। μ1 sin I1 दिस इज μ1। सर, हाँ बोलो। आपका वीडियो अटक गया और बहुत ब्लर दिख रहा। नहीं ना बेटा, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा री एंटर कर लो सिद्धि, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सर नहीं, वीडियो सर नहीं, आपके नेटवर्क में ना रेड लाइट आ रहा है। हाँ सर। सभी को आ रहा है क्या है सर? हाँ सर, सभी को ऐसी आ रहा है सर। रुक जाओ अभी 2 मिनट रुको। नहीं ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्नेल्स लॉ में लिख रहा हूँ, स्नेल्स लॉ मैंने इसी तरह से सिखाया आपको। स्नेल्स लॉ ऐसे लिखना है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, है ना? ये मीडियम आपका 2 है। स्नेल्स लॉ ऐसे लिखा है मैंने। ये फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पर ये मीडियम μ2 और साइन I2 की जगह पे आप क्रिटिकल एंगल लिखोगे। और जब ये क्रिटिकल एंगल है तब I1 R है और R की वैल्यू आपका कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री पुट कर देना। समझ गए ये स्टेप? ये वाली स्टेप समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ गए? हेलो, ये स्टेप समझ गए? नो सर। अरे ये अच्छा, ये स्नेल्स लॉ समझे कि नहीं? ये स्नेल्स लॉ μ1 sin I1। हाँ, अभी देखो μ1 एज सच लिखा मैंने। I1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 90 डिग्री ना। ये फर्स्ट मीडियम है, रेयरर इज फर्स्ट एंड डेंसर इज सेकंड, लेकिन रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है। तो I2 इज क्रिटिकल एंगल और तब I1 की वैल्यू आपकी R है जो 90 डिग्री के बराबर, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। देखो ये स्टेप देखो, अभी समझ गए? यस सर। ओके, ये क्यों लिखे अपन ने? नाउ इफ I2 is equals to I is equals to critical angle, then I1 is equals to R equals to 90 degree। तो अब आप इसको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करोगे तो ये बन गया आपका μ1 sin 90 की वैल्यू 1, दिस इज μ2 into sin IC। और मैं लिख सकता हूँ इसको sin IC is equals to μ1 upon μ2। μ1 upon μ2 अगर आप उल्टा करोगे तो 1 upon μ1 is equals to μ1 upon μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये ऐसा बनेगा उल्टा 1 upon μ। मतलब ये वाली वैल्यू आपकी 1 upon μ है। 1 upon μ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। So this is the condition for critical angle। ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आ गई लास्ट में जो लिखा हूं मैंने।
दिस इज द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। देख लो अभी कैलकुलेशन देख लो क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए कैलकुलेशन देखो। कोई डाउट है तो बताओ, क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन समझ गए? क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन बेटा देखो जल्दी से, अरे समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन देखो क्रिटिकल एंगल का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर आपका μ2 अपॉन μ1 है, तो यहाँ पे उल्टा आ रहा है ना, μ1 अपॉन μ2 मतलब 1 अपॉन μ लिख सकते हो। तो क्रिटिकल एंगल की ये कंडीशन आती है, ध्यान रखना इसको। दिस इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्लियर हो गया या डाउट है कोई? हेलो, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन समझ गए? सर हाँ सर, जो जब लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे ना हम उसका, वो क्रिटिकल एंगल नहीं। स्नेल्स लॉ मैंने कैसे लिखा हूँ, वहां पे कोई डाउट है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सर, उसमें नहीं। उस पे नहीं है ना, बस उसी के अकॉर्डिंग तो लिखे आप, बाकी कंफ्यूज मत हो अननेसेसरी का कि जहां से जा रहे हैं क्या जा रहे हैं। अपन ने तो वो कुछ बात ही नहीं की है, हमने डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगाया और उसी के अकॉर्डिंग चले हम तो। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हमेशा पेयर ऑफ मीडियम के लिए रहता है कि किस तरह से पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, मान लो ग्लास और एयर के लिए अलग रहेगा, ग्लास और वाटर के लिए अलग हो जाएगा वही, बट फार्मूला यही रहेगा आगे से, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा क्या लिखना है, क्रिटिकल एंगल साइन IC is equals to 1 upon mu, and what is mu? Refractive index of denser with respect to rarer medium। ठीक है, अब इतना लिखो, फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, समझ गए इतना? कोई डाउट है किसी को इस पे? हेलो, कोई डाउट है? नो सर, डाउट नहीं है। ओके, now page number 3। दिस इज पेज नंबर 3। अभी देखो पेज नंबर 3 पे कुछ एग्जांपल से अपन समझते हैं। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। ठीक है, 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा? साइन IC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air 1 upon 4/3, that is 3/4। This implies that critical angle is sin inverse 3/4। और ये sin inverse 3/4 ये वैल्यू हमें नहीं पता, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख के बताता हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स कितना है? 3/4, 48.5 डिग्री। सो दिस इज 48.5 डिग्री है। किसके लिए क्रिटिकल एंगल? एयर और वाटर के लिए। ये मैंने कैलकुलेटर से देखा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, क्योंकि साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू इतनी होती है। ये क्रिटिकल एंगल है। मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पर वाटर है, नीचे हमने पानी लिए, पानी, और ऊपर का जो मीडियम है वो एयर है, एंड दिस इज वाटर। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जैसे यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, तो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से आ रही है तो ये तो कुछ पार्ट चला रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ वापस आ जाएगा, कुछ ट्रांसमिट होगा सीधा सीधा।
दिस इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है और यहाँ पर एंगल मान लो 30 डिग्री का है, तो एक बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये एंगल आप निकाल सकते हो कितना होगा, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड भी होगा, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर रे ऑफ लाइट ये इस तरह से आई और ये एंगल सपोज कितने डिग्री का है यहाँ पे, दिस इज द नॉर्मल। ये एंगल अगर मान लो आपका, ये एंगल सपोज आपका 60 डिग्री का है, तो क्या यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा? यस सर। यस, तो लाइट इज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड और ये एंगल 60 डिग्री का होगा, यहाँ से कोई भी लाइट बाहर निकल कर नहीं जाएगी। तो ये इसका मतलब होता है 60 डिग्री से छोटे एंगल पे कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन 48.5 डिग्री से ऊपर का अगर आप एंगल लेते हो 48.5 से, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। दिस इज फॉर एयर एंड वाटर सरफेस। क्लियर हो गया? हाँ, अगर आपको ये एंगल निकालने की भाई ये एंगल कितना है, तो दिस इज 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लो, दिस इज μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 4/3 ले लो। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर के लिए, अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो, तो दिस इज μ1 sin r इक्वल्स टू μ2 sin r, है ना, और यहाँ पर का एंगल sin 30 है, तो आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आसानी से। दिस इज 1 into sin r इक्वल्स टू μ की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू है आपके पास में 4/3 और sin 31/4, जब आप यहाँ पर से r निकाल सकते हो। बट अगर एंगल 48.5 डिग्री से ज्यादा होगा यहाँ पर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो पे? सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ फिनोमेना याद है किसी को? क्या क्या है? जो हीरे की चमक होती है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होता है, पानी और एयर के लिए 48.5 का है, बट हीरे के लिए हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण क्रिटिकल एंगल छोटा होता है। तो एक बार लाइट हीरे के अंदर जाती है ना, तो जल्दी से बाहर नहीं निकलती, इसलिए वो इतना ज्यादा चमकता है। सर रेनबो? रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, कुछ और फिनोमेना होती है वहां पे, है ना, सिर्फ एक ही अकेला नहीं है रेनबो के लिए, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, सुना है कि नहीं ऑप्टिकल फाइबर? हाँ सर सुना है। इंटरनेट केबल? हाँ, जो सिटी केबल है या फिर जो डेटा केबल है या फिर आपके घर में नेट का कनेक्शन होगा तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर लगे होंगे, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो ये कुछ गैजेट्स हैं या फिर आप डिवाइस बोल सकते हो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में तो बहुत यूज है इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। हीरे की जो चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। ये समझ गए इतना? आगे Yes, बढ़ूं sir. मैं अब? आगे बढ़ूं आप? यस सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन। देखो, दिस इज पेज नंबर 4। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन पे ये दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, देन
फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर पेयर। ग्लास और वाटर के लिए आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। नाउ आपने क्रिटिकल एंगल निकाला वाटर और एयर के लिए। वाटर और एयर के लिए कितना होता है क्रिटिकल एंगल? दैट इज साइन इनवर्स 1 upon refractive index of water with respect to air, that is sin inverse 1 upon 4 by 3। और इसको जब आपने सॉल्व किया तो अभी अपन ने निकाल लिया, तो ये कितना आया था? दिस इज इक्वल्स टू 48.5 डिग्री। दिस इज फॉर वाटर एयर इंटरफेस एंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस के लिए दैट इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 1 upon mu ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, that is equals to sin inverse कितना बचेगा 3 by 2 मतलब 2 by 3 आ जाएगा। तो ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू देखो कितनी आती है। that is 2 divided by 3 41.8 डिग्री। तो ये लगभग है 41.8 डिग्री ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। आपको किसके लिए निकालना है? ग्लास और वाटर इंटरफेस के लिए निकालना है। डेंसर कौन है ग्लास और वाटर में? ग्लास डेंसर है, वाटर है ना। तो अगर हमें सबसे पहले तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। This is 3 by 2 upon 4 by 3. This is 9 by 8. 9 by 8 आ गया। तो अब आप क्रिटिकल एंगल लिख दो किसके लिए? ग्लास एंड वाटर इंटरफेस के लिए, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स क्यों लगा रहा है पता है ना? क्योंकि क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स साइन आईसी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे इनवर्स करके। साइन इनवर्स कितना आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अभी देखो ये कितना आएगा? उल्टा करना पड़ेगा, दैट इज 8 अपॉन 9। तो साइन इनवर्स 8 by 9 की वैल्यू ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए 8 divided by 9 62.7 डिग्री। क्रिटिकल एंगल और बढ़ गया यहाँ पे 62.7 डिग्री हो गया। तो ग्लास वाटर के लिए और ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल, मतलब बहुत ज्यादा बैंड होगी लाइट, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया इतना या डाउट है? क्लियर हो गया, ये समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, आ गए? यस सर। हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, जल्दी से लो, आसान आसान टॉपिक है। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. Now this is page number 5. देखो पेज नंबर 5 अब यहाँ पे एक नोट है, दैट इज ऑप्टिकल व्यू ऑफ फेस। ऑप्टिकल व्यू ऑफ फेस आप बोल सकते हो इसको। एंड सपोज दिस इज द डेंसर मीडियम। ये इंटरफेस लिया मैंने, यहाँ पे एयर है, ये वाटर मतलब आपका डेंसर मीडियम हो गया, और यहाँ पे फेस है, ठीक है।
तो जब कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से जाएगी या आएगी, तो अगर ये मान लो आपका क्रिटिकल एंगल है तो रे ऑफ लाइट ऐसी हो जाएगी, ऐसी यहाँ पर 3D में इमेजिन करना इसको। अगर मान लो ये क्रिटिकल एंगल है तो रे ऑफ लाइट इस तरह से हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। देन ये क्या बनेगा यहाँ पे, इतनी रेडियस का यहाँ पर एक डिस्क बनेगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पर एक लाइट सोर्स रख दिया और ये r रेडियस की अगर आपने डिस्क रख दिया यहाँ पर, तो लाइट इधर बाहर निकलकर नहीं आएगी। लाइट में क्या होने लगेगा, अगर मान लो आपका जो सोर्स है वो यहाँ से h डेप्थ नीचे है, तो इस कॉनिकल व्यू से इधर से फिर लाइट बाहर निकल के नहीं आएगी, पूरा लाइट क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कंडीशन निकाल सकते हो इसकी, इसको आप ऑप्टिकल व्यू ऑफ फेस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन और अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसा बन जाता है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल की, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, इस डिस्क की रेडियस क्या होनी चाहिए जिससे लाइट बिल्कुल भी बाहर निकल के ना आए, लाइट क्या होने लगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होने लगे। तो बहुत आसान है, देखो ये हो गया सेंटर, एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan IC is equals to R divided by H, and tan IC मतलब sin IC upon cos IC, yes or no? अरे समझ गए, sin IC मतलब 1 upon mu, cos IC मतलब 1 minus sin square IC। अभी इसको sin IC लिखा रहने दो, ठीक है। और sin IC किसके बराबर होता है, sin IC मतलब 1 upon mu। व्हाट इज mu हियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अब वैल्यू पुट कर दोगे तो नाउ r अपॉन h इज इक्वल्स टू sin IC मतलब 1 अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू म्यू कट जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। So therefore the radius of disk is h divided by under root mu square minus 1। और इस डिस्क का जो एरिया आएगा, now the area of disk is pi r square, this is pi h square upon mu square minus 1 is the area of disk। समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, समझ गए। क्वेश्चन भी समझ सकते हो, इसको क्वेश्चन भी है, आप नोट में भी देख सकते हो, है ना। फिश की जगह पे बल्ब रख दो तो उसकी जो लाइट है वो बाहर निकल के नहीं आनी चाहिए एयर पे, तो रेडियस, कितनी रेडियस की डिस्क वहां पे आप पुट करोगे। समझ गए, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड। समझ गए या नहीं, हेलो, अरे समझ गए, समझ गए क्या, Yes, sir. सर हाँ बोलो। अगर नॉर्मल इंसिडेंट है तो भी वो नहीं आएगी बाहर। हाँ, अगर क्या चीज, कोई भी इंसिडेंस हो ना, आपने डिस्क रख दिया ना ओपेक डिस्क, तो लाइट बाहर नहीं आएगी। अगर वो डिस्क नहीं रखोगे तो उतनी जगह से लाइट बाहर आएगी, बाकी जगह से लाइट बाहर नहीं आएगी, है ना। हाँ सर। बाकी जगह से नहीं आएगी, उतनी जगह से बस आएगी। अगर डिस्क नहीं रखोगे तो वो डिस्क वाले पोर्शन से बस लाइट बाहर निकल के आएगी, आपको कॉनिकल लाइट दिखेगी वैसी। समझ गए, अभी आगे बढ़ूं अब मैं, कोई डाउट इस पे, अरे समझ गए, यस Yes, sir. ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता दूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका। ऑप्टिकल फाइबर पेज नंबर 6। Now optical fiber, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में जो कंस्ट्रक्शन होता है, देखो ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन ये होता है कि यहाँ पे बाहर एक लेयर होती है ऐसी, जिसको क्या बोलते हैं आप, क्लैडिंग बोलते हैं।
इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो mu2 है, ये mu1 है, दिस इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर, ठीक है। और बाहर से फिर प्लास्टिक कवरिंग होती, कोटिंग होती बाहर से, फिर प्लास्टिक की ये कोटिंग होती बाहर, आउटर कोटिंग, जिससे ये डैमेज ना हो, बाहर ये प्लास्टिक कोटिंग कर देती है, जिससे प्लास्टिक कोटिंग, जिससे ये डैमेज ना हो। और जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर एंटर होती है, ये मान लो रे ऑफ लाइट आ रही है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सपोज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होने लगती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होने लगती है। ये जो अंदर का पोर्शन होता है उसको कोर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, कोर एंड क्लैडिंग। तो ये ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से बनता है। तो एक बार रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा से जाती है तो फिर कंटिन्यूअसली उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। बट ये लाइट के लिए बताया मैंने, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी हो, जैसे कम्युनिकेशन में जो हम वेव यूज करते हैं वो कौन सी है, रेडियो वेव्स होती हैं। तो रेडियो वेव भी रिफ्लेक्ट होती है। देखो भाई, जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये हम लाइट को लेके कर रहे हैं, लेकिन ये सभी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, ध्यान रखना। एंड वन मोर थिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, जो क्रिटिकल एंगल की हम बात कर रहे थे, साइन IC इज इक्वल्स टू 1/μ, सिंस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मैंने पिछली क्लास में बताया था। सो देयरफॉर sin IC is also proportional to wavelength, so that is critical angle is greater for red color, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, एंड वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा, सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए, सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ठीक है, समझ गए या नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपकी लाइट है, ओ ये वाइट लाइट है और ये वाइट लाइट यहाँ पे आ रही है, एंड नाउ यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल फॉर, मैं विद और अगर लिख दूं, अगर मान लो ग्रीन कलर के लिए है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रीन कलर के लिए है, तो ग्रीन कलर ये ऐसा आएगा, और बाकी के जो कलर हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट वाले कौन कौन से होंगे आपके, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। और बाहर कौन कौन से कलर निकल के आ जाएंगे, इसमें बाहर कौन कौन से कलर निकल के आएंगे, सबसे कम डेविएशन रेड कलर में होगा, फिर ये ऑरेंज आएगा और येलो। सबसे कम डेविएशन आपका किसमें दिखाई देगा, रेड कलर में सबसे कम दिखाई देगा। अगर मान लो ये क्रिटिकल एंगल ग्रीन कलर के लिए है तो बाकी के जो कलर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट बनाएंगे, सिर्फ ये 3 कलर बाहर निकल के आएंगे, उसमें रेड कलर में सबसे कम डेविएशन आएगा, येलो, और वहां पे सेपरेशन भी हो जाएंगे इसके, ठीक है, रेड, ऑरेंज एंड येलो के। ये समझ गए इतना, हेलो, अरे भाई समझ गए, ऑप्टिकल फाइबर समझ गए, और ये जो नोट लिखा है वो समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पेज नंबर 7, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं पेज नंबर 7 पे। क्वेश्चन ये है, सपोज दिस इज एनी ग्लास स्लैब, ये एक हमने कोई ग्लास स्लैब इमेजिन की है, ये एक ग्लास स्लैब लिए, दिस इज एनी ग्लास स्लैब या ग्लास रॉड आप बोल सकते हैं, दिस इज एनी ग्लास रॉड, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और जो बाहर के मीडियम है आपके वो सब एयर मीडियम है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब ये यहाँ पे आएगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल,
इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। और अगर यहाँ पर का एंगल आई डैश ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आने लगेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आने लगेगी। समझ गए? अगर ये एंगल यहाँ पर है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी? रे ऑफ लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आने लगेगा इस पे। तो ये कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये पॉसिबल है, या इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा होगा जिसमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे। समझ गए? तो आपके पास में दो बाउंड्री दिख रही है, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी आर। तो सबसे पहले आप स्नेल्स लॉ लगा दोगे, स्नेल्स लॉ और पी क्यू बाउंड्री। ये पी क्यू बाउंड्री के लिए जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसको आपने सेकंड मीडियम मान लिया है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो ये वाली बाउंड्री के लिए लगाओगे तो 1 into sin i, 1 into sin i is equals to mu into sin r. This is given as equation number 1. और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगा। तो नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो r plus i dash is equals to pi by 2, 90 डिग्री आएगा r plus i dash, and now therefore I dash is equals to pi by 2 minus r. If I dash is greater than critical angle, so therefore pi by 2 minus r is greater than critical angle. अब दोनों तरफ साइन ले लो, तो this is sin pi by 2 minus r greater than sin ic. And what is about the critical angle? Critical angle यहाँ पे किसके इक्वल है? 1 upon mu के इक्वल है। तो इसकी जगह पे आप 1 by mu लिख दोगे और इसकी जगह पे आप लिख दोगे cos r is greater than 1 upon mu। और यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो? फिर मेरे पास जगह कम है, cos r को क्या लिख सकते हो? cos r is under root 1 minus sin square r, है ना? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी इतने पेज का स्क्रीनशॉट तो आप, फिर मैं आगे का और बता रहा हूँ और आगे कैसे सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन बस है, देखते जाओ। वहां पे कैलकुलेशन क्या निकालना हमको कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रे ऑफ लाइट ग्लास रॉड के अंदर जाने पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो वो मैंने कंडीशन बस बनाया यहाँ पे। क्लियर हो गया अभी? हेलो, क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे भाई समझ गए या नहीं? वेदांत पूछो। हाँ, स्क्रीन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी है, तो फटाफट हम निकाल लेते। कैलकुलेशन बस है, यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है और कैलकुलेट करना है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो तो आगे का कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, अरे भाई ले लिए? यस सर। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे आगे? अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, और साइन आर की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे तो 1 माइनस ये कितना बचेगा? दिस इज साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। इसको इस साइड ले जाना, 1 अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। दिस इज म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई। इज इट क्लियर? तो अपॉन म्यू स्क्वायर कट गया, so therefore sin I is less than under root mu square minus 1। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या कंडीशन आ गई यहाँ पर? दैट इज I equals to sin इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इससे कोई भी अगर एंगल छोटा होता है, सॉरी, दिस इज लेस देन
ये एंगल इस वैल्यू से छोटे एंगल के लिए, मतलब आई की वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, तो एक बार लाइट रॉड के अंदर जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होने लगेगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए, आई की छोटी वैल्यू के लिए रे ऑफ लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? कैलकुलेशन इसके प्रीवियस पेज से रिलेटेड है। ये कहां से आ गई ये मत सोचना, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कहां से आ गई, ये प्रीवियस पेज में लिखा मैंने। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। कल हम पढ़ने वाले प्रिज्म के बारे पे, कल क्लास है। हाँ, कल ऑफ नहीं है, कल क्लास है। और अभी तुम्हारे बोर्ड के टेस्ट भी चालू करेंगे, कल क्लास रहेगी तुम्हारी शाम को। ठीक है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, कल ऑफ नहीं है। कल पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे पे। सर डाउट क्लास? डाउट क्लास अभी डेली ले रहा हूँ ना मैं, 6:30 बजे से आ जाया करो ना भाई डाउट के लिए। ठीक है, आज भी है डाउट क्लास 6:30 बजे से, डेली ले रहा हूँ अभी। तो आप लोग डाउट क्लास के लिए सैटरडे का वेट नहीं करो, आप डेली पूछ सकते हो। और बोर्ड के टेस्ट आपके चालू होंगे अब मे बी अगले वीक से या उसके बाद से, है ना? तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहो, बोर्ड के भी अपन चालू कर देंगे टेस्ट। क्योंकि और पेपर आप सेंटर पे जाके लिख सकते हो, मतलब लिखना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं कि चेकिंग कैसे होगी फिर उसकी। इसलिए अभी तक रुके हुए थे अपन कि एक बार चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाएं तो फिर अपन बोर्ड के भी टेस्ट तुम्हारे चालू करें, है ना? अब उसमें हमारे पास आगे चल के यही रहेगा कि भैया उसी दिन आपका बोर्ड का पेपर भी रहेगा 3 घंटे का, और 3 घंटे का आपका कॉम्पिटिशन वाला पेपर भी रहेगा, तब अपन कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, आगे चल के यही करना पड़ेगा हमको। अरे समझ गए या नहीं? पहले 3 घंटे बोर्ड का पेपर दे लो और फिर अगले 3 घंटे में आप लोग कॉम्पिटिशन वाला पेपर दो, तो आगे चल के यही करना पड़ेगा संडे में हमको। हेलो, अरे समझ गया? अब ये मत बोलना सर बर्डन पड़ेगा, बर्डन तो पड़ेगा ही भाई, टाइम कम बचेगा ना आगे चल के हमको, है ना? हाँ, लेकिन ये है कि इस साल बोर्ड के जो पेपर्स हैं आपके 99% चांस है कि फरवरी में नहीं होंगे, मार्च या अप्रैल तक जाएंगे अभी इस बार, अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई तक। तो बोर्ड और सिलेबस भी शायद बोर्ड के लिए थोड़ा बहुत कट और करेंगे। हेलो,